हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम एक सेशन लेके आ गए हैं इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन को। जैसे कि आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें से 3 जो है प्रश्न करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस सेशन में जो हम क्वेश्चन कराएंगे, इन्हीं तीनों जो है इसी सेशन में से वो 3 क्वेश्चन आ जाए। और हमारे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटिव आपको टेस्ट लिया जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, जो दूसरे संस्थानों में अपने तैयारी किए हैं, हो सकता है अपना तैयारी उनका नहीं हुआ होगा, तो आप इस सेशन को अच्छे से देख कर जाए। और उम्मीद करते हैं कि इसी सेशन से आपको जो है आपके एग्जाम में जो है नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। जैसे कि आपको पता होगा कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। वियना सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या थी? तो पहला, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार थी। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। कहने का मतलब वियना सम्मेलन क्या है? 1915 में वियना सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जैसे कि प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया आपस में मिलकर एक सम्मेलन किए। और इसमें क्या हुआ कि इसके पहले कि अगर आपको पता होगा, जैसे कि नेपोलियन युग आया था, माने 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। और उस फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? बुर्बो वंश का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां को गद्दी से वहाँ की जनता हटा देती है और हटाने के बाद से अगला शासक बन के आता है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पे बैठता है और 1815 तक चलता है। अब इस 1815 में ही एक वाटरलू का युद्ध हो जाता है। जो है वाटरलू का युद्ध जो है आपका 1815 में होता है, नेपोलियन बोनापार्ट के से होता है। और रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रसा जो है आपस में मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। और जो है उसी समय 1815 में ही वियना सम्मेलन को जो है वियना सम्मेलन को स्थापित किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है। अब वही बोला है कि वियना कांग्रेस की, वियना सम्मेलन की 2 उपलब्धियां क्या थी? तो पहला थी इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे कि आपने पता होगा कि इटली पर अधिकार करने के लिए मेटरनिख कहाँ का है? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का रहने वाला है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो इटली को कई खंडों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। दूसरा, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। इसका यह मतलब हुआ कि फ्रांस के यानी कि 1789 की अगर बात करें तो उस समय राजा कौन था? लुई 16वां था। उस समय बुर्बो वंश की जो है राजवंश खत्म हो गया था। फिर अगला राजवंश जो आया था, जो है कौन आया था? बुर्बो राजवंश की स्थापना हुआ कौन था? लुई 18वां। यानी कि लुई 17वां के समय नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। और नेपोलियन बोनापार्ट जब हार गया तो मेटरनिख ने क्या किया? फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश को फिर से पुनः से स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? मतलब फ्रांस में एक क्रांति हुआ था, उस क्रांति को हम लोग 1848 के क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसको देखते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला कारण, लुई फिलिप की नीति का जो है कि असफलता। यानी कि लुई फिलिप कहाँ का राजा है? लुई फिलिप जो है फ्रांस का रहने वाला है। इसने जो नीति बनाया था वो असफल नीति हो गया था। दूसरा, गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी सोच का जो था। गीजो जो है कहाँ का है? यानी कि फ्रांस का प्रधानमंत्री है। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। और चौथा, समाजवाद का प्रसार था। तो जो है आपका 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के ये जो है कारण थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी कि जर्मनी जो था, जर्मनी कई खंडों में बटा था और उसको जो है एकत्रित करने में, उसका एकीकरण करने में क्या क्या बाधा आया? उत्तर है जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा की बात किया जाए, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे नेपोलियन ने बाद में 39 राज्यों का एक संघ
बना दिया। माने जर्मनी शुरू में क्या था, लगभग जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उसके बाद से नेपोलियन ने बाद में 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। संघ मतलब एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। अब आपसे पूछा जाए नेपोलियन कौन है, तो हमने अभी बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की गद्दी पे 1804 में बैठा और 1804 से लेकर 1815 तक इसका शासनकाल रहा। अब जब तक इसका शासनकाल चला इसी को हम लोग नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। तो जब नेपोलियन राजा बना था फ्रांस का, तो ये अपने क्षेत्रों के जितने भी इसके पड़ोसी देश थे, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उसके ऊपर आक्रमण करता था और आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाकर वहां पे जो है नया नया कार्य जो है करता था। तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी 300 छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि इन 300 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बना दिया, एक राष्ट्र का बना दिया। दूसरा, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताओं का मौजूद होना, यानी कि वहां पे जैसे कि जर्मनी में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां थी, सामाजिक व्यवस्था वहां की अलग थी, धार्मिक विषम यानी कि उस समय धार्मिक विषमताओं का मौजूद होना। तीसरा, उत्तर जर्मन राज्य में प्रोटेस्ट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी तथा दक्षिण अमेरिकी में कैथोलिक मतावलंबियों संख्या ज्यादा थी। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण के ये निम्नलिखित जो है बाधाएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के दो क्रांति किन्हीं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। देखिए, मेजनी जो था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था और जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था और 1845 ईस्वी में मेटरनी की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली के एकीकरण का प्रयास किया। मतलब मेजनी जो है इटली का रहने वाला है और ये एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था, ये योग्य सेनापति था। इसने क्या किया, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जैसे कि आपको पता है अभी इसने हमने कहा कि जो था क्या बोलते हैं, अगला मेटरनिक ने क्या किया, इटली के ऊपर कब्जा करने के लिए जो है उसको कई खंडों में बांट दिया था। तो मेजनी ने इटली के एकीकरण करने में बहुत योगदान जो है निभाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूनी रविवार क्या है। तो देखिएगा, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता का समूह रोटी दो के नारे लगाते हुए जार के महल के पास पहुंची तो उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और इसी दिन रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। अगर एक शब्दों में देखें, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता का एक बहुत बड़ा समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल के पास पहुंचे तो उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी और इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई और इसी दिन रविवार था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अक्टूबर क्रांति क्या है या रूसी क्रांति क्या थी। अक्टूबर क्रांति को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक दल का नेता था जिसका नाम था लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुई थी, जिसमें केरेंस्की सरकार की पराजय हुई और सारी शासन लेनिन के हाथ में आ गई और रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर का महीना था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये जो क्रांति हुई थी अक्टूबर महीने में ही हुई थी, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये जितना ये क्रांति हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो रूस देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित थे। पहला बात किया जाए, जार के अयोग्य एवं निरंकुशता, यानी कि जार जो था एक अयोग्य शासक था। जार का अर्थ होता है वहां का राजा। रूस का जार निकोलस द्वितीय था और अयोग्य शासक था, उसे जनता के लिए कोई चिंता नहीं थी, इसलिए रूस की जनता तंग आकर क्रांति शुरू कर दी। दूसरा था किसान एवं
किसान एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, किसान एवं मजदूर काफी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जो है स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे लोग भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार हो गए थे, जिसके कारण क्रांति हुई थी। यानी कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण पूछ रहा है, तो बोला पहला कारण जो जार था, जो राजा था, वहां पे अयोग राजा था। रूस का जो जब ये क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, उस समय वहां का रूस का राजा था जार जो है निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय कैसा राजा था? एक अयोग राजा था। इसको जनता के बारे में कोई चिंता नहीं थी। दूसरा क्या कर रहे हैं, किसान एवं मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो जब भी किसानों एवं मजदूरों की स्थिति खराब होगी तो अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे ही, सरकार के खिलाफ आंदोलन ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि सर्वहारा वर्ग में यानी कि किसान, मजदूर, छोटे मोटे जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, सब किस में आते हैं? आपके सर्वहारा वर्ग में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का मतलब आप चीन देश से नहीं समझिएगा। हिंद चीन का मतलब होता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहा जाता है। मतलब एक क्षेत्र है, एक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को मिलाकर ही हम इस तीनों क्षेत्रों को कहते हैं हिंद चीन। अब देखिएगा, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है एवं दक्षिणी सीमा चीन से सागर से सटी हुई है। सिंपल सी बात है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को मिलाकर जो है इसी को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। ये हुआ हुआ आंदोलन क्या है? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक आंदोलन था, जिसके नेता हुइन फू सो थे। हुइन फू सो थे। और इस आंदोलन में जुड़े क्रांतिकारी लोग घटनाओं को अंजाम देने के लिए आत्मदाह भी कर लेते थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन एक ऐसी आंदोलन है, यानी कि हिंद चीन में हुआ हुआ आंदोलन हुआ था। अब इस हुआ हुआ आंदोलन कैसा धर्म है, कैसा आंदोलन है? तो ये बौद्धिक धर्म जो है आंदोलन है। इसमें जो है यह हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी, यानी कि जब हिंद चीन जो था, हमने कहा हिंद चीन का मतलब वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिला के हिंद चीन कहते हैं। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। यानी कि सबसे पहले हिंद चीन में जो है व्यापार करने के लिए कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। अब ये फ्रांसीसी आए तो हिंद चीन के ऊपर कब्जा कर लिए, हिंद चीन को उपनिवेश बना दिए। तो बोला है कि व्यापार करने के उद्देश्य से हिंद चीन के क्षेत्र में आने वाले फ्रांसीसियों ने यहाँ अपना अधिकार कायम करने की कोशिश की। सर्वप्रथम चीन के शासक से संधि कर अन्नाम के शासकों को संधि के लिए मजबूर किया, और इसी प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया तट पर तथा तोकिन पर अधिकार कर लिया। इस तरह से 20वीं सदी तक के आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार हो गया। मतलब हिंद चीन जो है, हिंद चीन के ऊपर फ्रांस लोग आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन ये लोग व्यापार करते करते पूरे हिंद चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। 20वीं शताब्दी तक हिंद चीन पूरी तरह से फ्रांस के कब्जे में चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसको हम लोग देखते हैं, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। देखिए, अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने से प्रवेश किया था। रूस साम्यवादियों का समर्थन कर रहा था और अमेरिका इसके विरोध में था। इन्हीं परिस्थितियों में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दक्षिणी एवं उत्तरी भाग में बांट दिया गया और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बनी। देखिए, अमेरिका ने किसका जो है, अमेरिका यानी कि हिंद चीन में एंट्री कर दिया गया था, किसका सहायता करने के लिए? तो आपका ये जो है साम्यवादियों का समर्थन करने के लिए जो है रूस साम्यवादियों का समर्थन करने के लिए अमेरिका गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्या था? अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? अब देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुई तो वहां के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया, जिसका विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया। देखिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? यानी कि 1914 में से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है पूरा देश दो गुटों में बटा था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इधर आपका ब्रिटेन था, रूस था, और जो है और धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, तुर्की था
ऑस्ट्रिया था। अब इसमें जो तुर्की जो था, तो तुर्की जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है और तुर्की में एक खलीफा पद बनाया गया था, जो कि पूरे विश्व के मुसलमान जो थे वो खलीफा पद को मानते थे। अब क्या हुआ, जब ये तुर्की हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व में जब तुर्की हार गया था, तो उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ के जो मुसलमान जो है उन्होंने आंदोलन कर दिया। इसी को हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। यह एक कानून था। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंटी के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट को काला कानून कहा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट क्या है, तो रोलेट एक्ट कानून है जो कि ये जो है 1919 में लागू हुआ था, और इस रोलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। काला कानून किसने कहा था? तो गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जो है कहा था। अगला है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध करना। इसीलिए गांधी जी द्वारा समुद्र के पानी से नमक तैयार किया और जो तैयार किया गया था। दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो जो है गांधी जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण आंदोलन के जिला में किसानों से अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। देखिएगा, चंपारण अपने बिहार में ही पड़ता है। चंपारण आंदोलन क्या है? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसमें क्या वो करते थे कि नील की खेती कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती। अब जब किसान नील की खेती करते थे तो जो उसके भूमि जो था वो बंजर पड़ जाता था, और उस नील से जो है किसान उसका जो पैसा होना चाहिए वो उतना नहीं देते थे। अब नील की खेती जो किसान करता था उसका भूमि जो है क्या होता था, उपजाऊ भूमि होती थी, और नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी और किसानों के पास अनाज की कमी हो गई थी। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था, कैसे? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका, इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो गांधी जी करेंगे। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे थे। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो जो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो दो दलों में बटे थे, नरम दल और गरम दल। अब नरम दल से थे गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का जो है मदद करेंगे तो अंग्रेज हमारी भी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो है रोलेट एक्ट कानून आ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? जनरल डायर ने जो है पूरे भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी थी। इसीलिए जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। और यह भारतीय इतिहास का पहला आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, प्रदेशों के व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस तरह से असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बना था। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। पहला है, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। सस्ते श्रम की उपलब्धता कराई। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण के कारण जो व्यक्ति घरेलू उद्योग के मालिक, वे लोग अब मजदूर बन गए। इन लोगों का जीवन यापन बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर था। औरतें एवं बच्चों से 16-18 घंटों तक काम लिया जाता था। उस समय कानून मिल मालिक के पक्ष में था। लोगों की मजबूरी यह हो गई थी कि उनका घरेलू उद्योग इन मशीनों के सामने जो है नहीं चल सकता था। कहने क्या बोला है क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण के कारण जो व्यक्ति घरेलू उद्योग के मालिक हुए, लोग कम मजदूर जो है बन गए। इन लोगों का जीवन यापन बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा प्राप्त वेतन पर कटने लगा। इसमें क्या था, 16 घंटा से 18 घंटा तक जो है काम लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्लेव पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के कारण
स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा कल कारखाने कंपनियां बैठती है उसे हम कहते हैं औद्योगिकरण क्षेत्र। अब शहरों में स्थित में कारखानों में काम करने के लिए मजदूर लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे और वहां उनके रहने की सही व्यवस्था नहीं थी। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे, शौचालय की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी, कारखानों के आसपास मजदूरों की गंदी बस्ती बस गई। इस प्रकार स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो गांव के अधिकांश लोग कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। आपको पता है कि गांव के लोग ज्यादातर जो है कृषि ही करते हैं। गांव में उद्योगों की कमी होती है, गांव में उतना कल कारखाने कंपनी नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ उत्पादित होने वाली अधिकांश वस्तुएं खेती बाड़ी से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम लोग भी खेती करते हैं, चावल के धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। उदाहरण के लिए फल सब्जी दलहन तिलहन फसल इत्यादि, इनके आय का प्रमुख स्रोत खेती बाड़ी ही होता है। गांव के लोगों की आर्थिक क्रियाकलापों में कृषि का महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। तो बोला है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वास्तव में शहरों के उद्भव में ही मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाया। इन वर्ग में जो है शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो है इत्यादि आते हैं। ये लोग ना तो अधिक धनी थे ना ही गरीब थे, ये बेहतर सुविधा पाने के लिए शहरों में रहने लगे। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ। तो शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के साथ साथ श्रमिक वर्ग का वहां आना आरंभ हो गया।